हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में सिंपल मोनोपोली इन द कमोडिटी मार्केट, डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म, and second major portion is the other perfectly competitive market, monopolistic competition, and how do firms behave in oligopoly. हम लास्ट वीडियोस में डिटेल में मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, फिर भी एक रीकैप ले लेते हैं। सिंपल मोनोपोली इन दी कमोडिटी मार्केट। सिंपल मोनोपोली में हमारे क्या फीचर्स होते हैं कि मोनोपोली मीन सिंगल सेलर होता है, उसका कोई क्रॉस सब्सिट्यूट नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ दी फर्म पे, देयर इज़ अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दी फर्म एंड दी इंडस्ट्रीज, क्योंकि सिर्फ एक ही सेलर होता है। सेलर इज़ द प्राइस मेकर, वो जो चाहे उतने प्राइसेस डिटरमाइन कर सकता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, क्योंकि सिर्फ मोनोपोली है, वो जितने प्राइसेस डिमांड करेगा उतने लोगों को देने पड़ेंगे। सेलिंग कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो होता है वो यूनिक होता है। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉसिबल, वो डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। मोनोपोली सेलर जो होता है, मोनोपोली सेलर हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड नोज द डिमांड इन द मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। इसीलिए मोनोपोली सेलर जो है अपनी मर्जी से क्वांटिटी सेल करता है अपने प्राइसेस पर। थस द मोनोपोली सेलर विल डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी ही इज़ विलिंग टू सेल। थस मोनोपोली फर्म इज़ अ प्राइस मेकर। इन अदर वर्ड्स द रेवेन्यू विल डिपेंड अपॉन द प्राइस एंड क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज़ जितना हमने क्वांटिटी सप्लाइड देनी है मल्टीप्लाइड बाय द जितने प्राइसेस हैं उस प्रोडक्ट के, तो P इंटू क्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया? TR डिवाइड बाय Q। तो एवरेज रेवेन्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा? P इंटू क्यू डिवाइड बाय Q। तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वलेंट आ जाएगा? प्राइसेस के। तो यानी कि जो प्राइसेस होंगे वही सेलर की अपनी एवरेज रेवेन्यू होगी। इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइसेस ऑफ द गुड्स विच इज इवेंचुअली डिसाइडेड बाय द क्वांटिटी डिमांडेड इन अ मोनोपोली स्ट्रक्चर। अब शेड्यूल और कर्व से समझते हैं कि टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व्स कैसे रहते हैं। पहले शेड्यूल में देखते हैं। आउटपुट जो है वो 1 to 7 से शो किया हुआ है। टोटल रेवेन्यू हमारा 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28 है। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होगा? 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0 एंड 28 माइनस 30 इज़ -2। और एवरेज रेवेन्यू को हमने कैलकुलेट किया टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट, दैट इज़ 10 9 8 7 6 5 4। अगर हम इसे अपने फिगर में शो करें तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस को रेवेन्यू शो किया गया है। ऑरेंज लाइन जो है वो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व है, जो कि इन्वर्टेड यू शेप है। ये हमने लास्ट वीडियोज़ में किया है कि क्यों ये इन्वर्टेड शेप्स होती हैं। मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स हैं, जहाँ पर MR जो है वो ज़ीरो होकर नेगेटिव हो जाता है, बट एयर विल इवेंचुअली फॉल बट नेवर टचेस दी एक्स एक्सिस। मतलब कि एवरेज रेवेन्यू कभी ज़ीरो नहीं होता है। जब TR अपने मैक्सिमम पे होता है तब MR ज़ीरो हो जाता है। जब TR रिड्यूस होना शुरू होता है तब MR नेगेटिव हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो TR कर्व के साथ साथ धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू होता है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता।
अब हम एक छोटा सा रिलेशनशिप कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं, लेकिन एमआर कर्व जल्दी तेज़ी से डिक्रीज़ होता है कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा स्टीप होता है, स्टीप का मतलब ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तो एमआर उससे काफ़ी दूर होता है, क्योंकि एमआर का डिक्रीजिंग रेट एआर के डिक्रीजिंग रेट से बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए एआर और एमआर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होता है। और अगर एआर जो है वो लेस स्टीप होता है, मतलब स्लांटिंग में होता है, तो vertical distance between the AR and MR is smaller as compared to the other figure as shown in A and B. अब हम स्टडी करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम शेड्यूल में अब हम स्टडी करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम मोनोपोली फर्म में कैसा होगा। इसमें दो केसेस लिए हैं। पहले हमने लिया है विद ज़ीरो कॉस्ट। अगर कॉस्ट नहीं है तो टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू कर्व्स के थ्रू ही हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम गिवन फिगर में देखें तो टी आर ए आर एम आर इज़ दी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म वेयर टी आर इज़ मैक्सिमम, डैट इज़ एट पॉइंट ए जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि जहाँ पर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा वहीं पर मोनोपोली जो है वो अपनी क्वांटिटी सेल आउट करता रहेगा। अब यहाँ पे प्राइसेस क्या होंगे, जब हम इस ए पॉइंट को नीचे लेकर आएंगे तो 10 से शो किया है कि हमने क्वांटिटी 10 देगा। और प्राइसेस क्या होंगे, जहाँ पे ये लाइन ए आर को टच करेगी। ए आर पे कहाँ पे टच कर रही है, O5 पर, यानी कि 5 प्राइसेस जो होंगे वहाँ पर क्वांटिटी जो है वो 10 होगी और एमआर उस टाइम पर 0 है। एमआर के 0 होने की वजह से यहाँ पर मोनोपोली फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, डैट इज़ O10, ये जो शेडेड रीजन है। ओके।
अब हम देखते हैं कि अगर कॉस्ट कर्व्स भी मोनोपोली फर्म की साथ में इंक्लूड कर दे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर एस्टैब्लिश होगा। टी आर इज़ द टोटल रेवेन्यू कर्व, टी सी इज़ द टोटल कॉस्ट कर्व। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, डैट इज़ ऑन क्वांटिटी Q2 एंड ऑन क्वांटिटी Q3। अब यहाँ पर वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वलेंट है। इन दोनों के बीच का पोर्शन जो है वहाँ पर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है। इन पॉइंट से आगे या तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता या फिर वो फिजिबल नहीं होगा। हम स्टडी करते हैं। TRTC को एट क्वांटिटी Q2 पर टच कर रही है। अगर हम Q2 क्वांटिटी से पहले का देखें, यानी कि O से Q2 के बीच में देखें, तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होगी तब हम फर्म को लॉसेस इनकर हो रहे होंगे। इसीलिए कोई भी मोनोपोली फर्म का जो प्रोड्यूसर होगा वो इन पॉइंट्स के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि TR और TC जो है वो Q3 क्वांटिटी के ऊपर भी टच कर रहे हैं। अगर Q3 क्वांटिटी के ऊपर टच कर रहे हैं तो इसके बाद वाले जो सिचुएशन होगी, यानी Q3 के बियॉन्ड जो है वहाँ पर भी टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो अबव चला गया और टोटल रेवेन्यू नीचे आ गया है और फर्म को लॉसेज इनकर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कोई भी मोनोपोली फर्म जो है वो Q2 Q3 के बीच में ही अपनी क्वान्टिटी सप्लाइड देगा। अब वो कहाँ पर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड देगा, जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम फिगर से ही कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ पर TR और TC का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा वहीं पर वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड देगा, विच इज़ शोन बाय दी स्मॉल a। स्मॉल ए पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है एंड टोटल कॉस्ट कर्व है और यही उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, डैट इज़ Q0, क्योंकि यहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। अगर हम इससे पहले का कोई पॉइंट लें विच इज़ आफ्टर Q2 बट बिफोर Q0, डैट इज़ ऑन Q1। अगर Q1 पे हम देखें तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है AQ1, वेयर एज टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है AQ1 और वेयर एज टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है BQ1। तो AB पोर्शन जो है दैट इज़ दी प्रॉफिट। लेकिन अगर फर्म जो है और क्वांटिटी बेचती है मार्केट में तो उसे और प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए वो तब तक जाता रहेगा जब तक कि मैक्सिमम डिफरेंस ना हो जाए टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में, दैट इज़ ऑन पॉइंट A। सो A इज़ द इक्विलिब्रियम वेयर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ OQ0। इसी डिफरेंस को हमने प्रॉफिट कर्व से भी शो किया है, जो कि नेगेटिव फिगर से शुरू होकर नेगेटिव में जा रहा है। तो जब Q2 सिचुएशन थी तब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं, इसीलिए प्रॉफिट हमारा 0 है। सिमिलरली Q3 पॉइंट के ऊपर भी यही है। Q0 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, इसीलिए प्रॉफिट कर्व जो इन्वर्टेड U शेप है वो अपने मैक्सिमम के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन अगर हम आगे देखें तो Q0 क्वांटिटी के ऊपर हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो OB है, वेयर एज एवरेज रेवेन्यू जो है हमारा OB है और एवरेज कॉस्ट जो है हमारी है वो OC है। तो जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, कॉस्ट कम है, तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CDAB। ये पोर्शन जो है वो मोनोपोली फर्म का प्रॉफिट का होगा। लेकिन अगर हम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करके Q0 से QC पर ले जाते हैं तो उस टाइम पर हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट से और उस टाइम पे फर्म को लॉसेस इनकर होंगे और ये जो इक्विलिब्रियम है वो फिजिबल नहीं होगा। फिजिबल इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR होती है। इक्विलिब्रियम मोनोपोली फर्म में कैसे एस्टैब्लिश होता है विद MC एंड AC कर्व।
MCN गिवन फिगर में MC, AC, MR, AR कर्व्स को शो किया गया है जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम वहाँ पर एस्टैब्लिश होता है जहाँ पर MR इज इक्वल टू MC होता है। MR इज इक्वल टू MC होता है और MC जो है वो MR को नीचे से कट कर रहा होता है, विच इज़ एट पॉइंट E पॉइंट के ऊपर MC MR को कट करते हुए ऊपर जा रहा है। तो E इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर Q0 इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब प्राइसेस कितने होंगे, हमने पढ़ा था कि जो AR कर्व है उसके थ्रू प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। तो OB जो है वो हमारा प्राइसेस होगा। अब अगर हम इस फिगर में देखें कि अगर Q0 के बजाय वो QC क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सप्लाई करता है, तो उस टाइम पे एवरेज रेवेन्यू, उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MR को टच नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर नॉन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसमें सबसे पहला आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक रिकैप ले लेते हैं फटाफट कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म्स की। डिफरेंट टाइप्स की बिस्किट्स अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट फर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबके बिस्किट किसी न किसी वे में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो बिस्किट की कैटेगरी में आते हैं। इनके फीचर्स क्या है, देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है प्रोडक्ट में, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इन दी फर्म, इंडिविजुअल प्राइसिंग बाय अ फर्म, हर पर्सन जो है वो अपने प्राइसेस, हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्राइसेस को डिटरमाइन करता है, लेकिन एक ग्रुप बिहेवियर को साथ में लेकर सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है लोगों को ये दिखाने के लिए कि उनका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कैसे बेटर है। प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन प्रिवेल्स इन दी मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म एक्सपेक्ट करती हैं कि small increase in demand if it lowers the prices, hence the marginal revenue is slightly less than the average revenue. The firm increases its output wherever the marginal revenue is greater than the marginal cost. नेक्स्ट है कि ओलिगोपोली क्या होती है। ओलिगोपोली में इफ़ द मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर commodity consists of more than one seller but the number of seller is few, the market structure is termed as oligopoly। जहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो फ्यू होते हैं, काउंटेबल नंबर्स में होते हैं, उसे ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन अगर इसी ओलिगोपोली में जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो 2 हो जाए तो उसे ड्यूओपोली कहते हैं। इनके फीचर्स क्या हैं ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन एक इंस्टेंट रिकैप ले लेते हैं कि फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली क्या है। इंटरडिपेंडेंस होती है डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में, एक दूसरे के प्राइसेस और जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर दूसरी फर्म भी डिपेंड करती है। नो क्लोज सब्सिट्यूट अदर देन दी फर्म्स, जो वो 2-3 जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। इनडिटरमिनेंट डिमांड कर्व होता है, रोल ऑफ सब सेलिंग कॉस्ट होती है, उनको इनकर करनी पड़ती है लोगों को लुक्रेटिव दिखाने के लिए। प्राइस रिजिडिटी होती है और ग्रुप बिहेवियर के अंडर उन्हें काम करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ओलिगोपोली में फर्म्स बिहेव कैसे करती हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं, देन इसे केस बाय केस स्टडी करेंगे। केस 1 इज द फर्स्टली duopoly firms may collide together and decide not to compete with each other and maximize total profits of the two firms together. In such a case, the two firm
would behave like a single monopoly firm that has two different factories producing the same commodity. ये ड्यूओपली के केस में है। ड्यूओपली में जहाँ पे टू सेलर्स होते हैं, वहाँ पे पहला केस ये हो सकता है कि दोनों फर्म अगर पूरी राइवल नहीं है, मतलब उनके बीच में और कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो वो मार्केट कैप्चर करने के लिए एक दूसरे के साथ कल्यूड हो जाती हैं और एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कि सिर्फ इस प्रोडक्ट को यही दो सेलर सेल आउट करेंगे और वो अपनी मनमर्जी से एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके एक प्राइसेस डिटरमाइन कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन जो है वो दोनों फर्म्स के बीच में ख़त्म हो जाता है और सेम प्रोडक्ट दो फैक्टर्स में मैन्युफैक्चर होने लगता है। ड्यूओपली इट मीन्स कि ड्यूओपली जो है वो मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाती है। ये है हमारा केस 1। केस 2 में क्या है? Take the case of duopoly where each of the two firms decide how much quantity to produce by maximizing its own profit, assuming that the other firm would not change the quantity, then that is it is supplying. इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं रखते, अपनी मर्जी से क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि हमने ये वाली क्वांटिटी सेल आउट करनी है, इतने प्राइसेस हमने रिकवर करने हैं और इतना हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये होता है कि मार्केट में हम दूसरी फर्म को कंसिडर करें ही ना। थर्ड केस है, some economists argue that oligopoly market structure makes the market prices of the commodity rigid. The market prices does not move freely in response to the change in demand. ये सबसे बड़ा केस है जो कि नॉर्मल मार्केट्स में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि जो मार्केट प्राइस है किसी कमोडिटी का वो डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाता, बल्कि एक दूसरी फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट रह जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक फर्म को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने हैं या फिर उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसने मार्केट को कैप्चर करना है, तो वो अपने प्राइसेस को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो उसके पास आए। इसके चक्कर में क्या होता है, कुछ टाइम तो ठीक रहता है, लेकिन जो दूसरी फर्म होती है वो भी प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाती है और प्राइसेस डिक्रीज़ या कोई एडिशनल बेनिफिट्स दूसरी फर्म प्रोवाइड करने लग जाती है। इससे क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो होते हैं वो डिमांड की वजह से नहीं होते, वो एक दूसरी फर्म्स के बिहेवियर की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो इसकी वजह से जो है वो प्राइस रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में। That's all for today. We will meet again with a new topic. Hopefully we will meet with the macroeconomics.